हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू एग्जाम। मेक इन इंडिया स्किल। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत अलग अलग प्रकार की कंपनियों को आकर्षित किया जा रहा है तथा भारत की आत्मनिर्भरता जो अन्य देशों पर है उसको कम कर कर आत्मनिर्भर भारत को की नींव रखी जा रही है, फिर उसको तैयार किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से 2017 में आईफोन का निर्माण कंपनियों द्वारा आई पीएलआई की योजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से आईफोन का निर्माण भारत में बनाना आरंभ किया गया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ताइवान की दिग्गज कंपनी जैसे फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की मदद से स्थानीय उत्पादन का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कर्नाटका में विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन का भी संयंत्र लगाया गया है। साथ साथ टाटा समूह का इन्वॉल्वमेंट भी हम इसमें देख सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग कंपनियों द्वारा मोबाइल हैंडसेट और जो अन्य वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए, ताकि बजट के तहत उनको खरीदा जा सके और तैयार किया जा सके और भारतीय को आकर्षित किया जा सके। इसके लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। साथ साथ विदेशी मुद्रा को भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, उसके लिए सशक्त स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें 2.5 लाख नई प्रत्यक्ष और करीबन 3 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। क्योंकि आईफोन के जो इम्पोर्टेंट आईफोन या अन्य किसी भी स्मार्टफोन के बनने वाले पार्ट्स के प्रोडक्शन के लिए भी मेक इन इंडिया स्किल के तहत सैमसंग या अन्य कंपनियों के साथ टाई अप किया गया है, जिसके माध्यम से रोजगार जनरेट होगा। वहीं जब हम आईफोन के लक्ष्य की बात रखते हैं कि उन्होंने 2024-25 तक भारत में $10 अरब का निर्यात करने की लक्ष्य रखा था, लेकिन वह 2023-24 में ही पूरा हो गया, जो कि $14 अरब आईफोन निर्मात किए। जब हम ऑल ओवर दुनिया की बात करते हैं कि किस तरह से जब हम 14% उत्पादन भारत में हो रहा है, जो कि दुनिया में बिकने वाले हर 7वें आईफोन भारत में बना हुआ है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं 2014 में शुरू की गई थी। ई बस गोल्स कॉल फॉर एन अर्बन ट्रांसपोर्ट रीसेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई बस सेवा स्कीम की, जिसमें जो टारगेट है वो है इलेक्ट्रिक बसेस को ज्यादा से ज्यादा लेके आने का, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सके। तो जो इलेक्ट्रिक बसेस का जो एम है वो है 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस, और ये रिप्लेस करेंगी 8 लाख डीजल बसेस को। तो हम देख सकते हैं किस अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो सकता है इससे। तो क्या क्या अप्रोचेज होनी चाहिए माइंड में इस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। फर्स्ट फोकस होना चाहिए ग्रेट एफिशिएंसी आई बस सर्विस में। उसमें हमें प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके भी हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। सेकंड इज स्ट्रक्चर्ड बस सर्विस होनी चाहिए, जिसमें स्मॉलर सिटीज, जिसमें एक भी बसेस मतलब होता है, ऐसे भी काफी सारे रीजन है जिसमें बस की अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है। तो उस टाइप का एक सिस्टम बनाना चाहिए कि हर एक एरिया में इजिली एक्सेसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड इज हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें इंक्रीज करना चाहिए, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल हो, चाहे सेमी अर्बन एरियाज हो। तो और मोबिलिटी को एक तरीके से कॉम्पिटेटिव बनाना चाहिए। तो जैसे कि हमारा टारगेट है नेशनल इकोनॉमी $30 ट्रिलियन बाय 2047। तो ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी रन सिटीज ट्रांसपोर्ट। तो ये क्लाइमेट गोल्स को भी मीट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके इसलिए हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। देन कॉस्ट की बात कर सकते हैं हम इसमें, कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल के हिसाब से रिड्यूस की जानी, ताकि इजिली लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको एक्सेस कर सके। लेकिन इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी है कि जो हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर हम शिफ्ट करने वाले हैं ऑपरेट, तो हमें रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी तो उससे स्किल सिस्टम भी चाहिए, जिससे हमें रीस्किलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जो ऑपरेटर्स होते थे या फिर रेगुलेटर्स होते थे, डीजल बस सर्विस होती थी, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक में। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, इनोवेशन से रिसर्च रिलेटेड मतलब आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो वो करने की जरूरत है। तो उसके लिए अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी, वहां पे भी प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। कोई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं होती है, वो एक मैनेज उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि रेगुलेटर का रोल वो प्ले कर सके। अगर हम किसी विलेज या इस तरीके से अगर बस सर्विस चला रहे हैं।
तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी स्ट्रक्चर्ड वे में बस सर्विस करवाए, चाहे फिर वो स्मॉलर सिटीज हो या फिर बिग हो, तो उसके लिए न्यू स्किल्स हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, दोनों का। तो हमें वही है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीजल से हम शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस में। और आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जीपीएस सिस्टम उससे अटैच्ड होता है, तो वो हम सारी चीजें पूरे मैनेजमेंट लेवल हमें पूरा चाहिए होगा इसको ऑपरेट करने के लिए। और ये भी देखना होगा कि जो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप, तो जो रिचार्जिंग कैपेसिटी होती है बैटरी की, वो कैसे किया जाएगा, तो उस पे भी हमें तक ऐसा भी ना हो कि ओवरलोड हो जाए, और जो चीजें उसके लिए उस बैटरी को बनाने की वो मेड इन इंडिया हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रेसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, तो वही प्राइवेट सेक्टर को इक्विप करने की भी जरूरत पड़ेगी, पब्लिक सेक्टर को भी। तो दोनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ पे बात होती है। यू कैन ऐड इफ यू वांट दिव्या। वी कैन मूव फॉरवर्ड। बुजुर्गों की तरह पेड़ को भी मिलेगी पेंशन। तो हरियाणा देश का नहीं, दुनिया का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि बुजुर्गों की तरह 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेड़ को पेंशन देगा। इस योजना को प्राणवायु देवता पेंशन योजना का नाम दिया गया है, जिसमें 3810 पेड़ों का चयन किया गया है, जिन्हें सालाना तौर पर 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जो उन पेड़ों का देखभाल करते हैं और उनके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाते हैं। वहीं जब हम पेड़ की बात करते हैं तो यह इसलिए किया गया है कि पेड़ कोई आर्थिक वस्तु नहीं है कि जिसका प्रयोग करे और छोड़ दे। पेड़ एक जीती जाती वस्तु है जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की प्रयोग हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में जो ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य वह करता है, साथ साथ जो कार्बन है उसको अ, कम करने में मदद करता है। जब हम देखते हैं किस तरह से 40 प्रजातियों पेड़ की 40 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर, कदम जैसे पेड़ को शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कम पानी वाले क्षेत्र में भी आसानी से उग सकते हैं, तो ताकि उनको और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि भूमि संरक्षण हो और जो भूमिहीन छोटे किसान है उनकी आय को बढ़ा सके। जिसके साथ साथ जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको रोका जा सके, क्योंकि पेंशन मिलने के लाभ के लिए लोग वृक्षों को काटने से कतराएंगे और उनको लगा बढ़ाएंगे, ताकि उनकी आय का माध्यम बन सके। इससे जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान है वो कम होगा और पेड़ जो निरंतर कम होते जा रहे हैं वो कम होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण से नुकसानदायक जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनको अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है और हमारी रक्षा होती है। जब हम वयस्क पेड़ की बात करते हैं तो एक साल में वातावरण में से लगभग 48 पाउंड से अधिक कार्बन अवशोषित किया जा सकता है। जब हम एक वर्ष की बात करते हैं तो एक पेड़ एक एक एकड़ में लगाए गए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जितना एक कार औसतन 2600 मील की दूरी तय करने में उत्पन्न करती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात करते हैं तो उन्होंने नियुक्त किया था कि किस तरह से कोई भी पेड़ जिसकी पेड़ की कीमत तय की गई थी, जिसकी कीमत 74,500 रुपये बताई गई थी, क्योंकि वह कितनी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीन हाउस गैसेस को बताता है, उसके माध्यम पर उसकी कीमत निश्चित की गई थी कि किस तरह से जो प्रकृति में होने वाले मिट्टी का शरण है या जैव विविधता है उसको पोषण में उसकी सहायता करता है। जिस प्रकार से बुजुर्ग नागरिक करो। कोट, इफ यू वांट टू गैदर मनी, डू नॉट किक ओवर द beehive, Delhi Carnegie। दिव्या, यू कैन ऐड ऑन दिस। इसमें हम देख सकते हैं किस तरह से सारी जो हनी बी होती है या फिर जो मधुमक्खियां होते हैं वो मिलकर ही शहद बनाती है, उसी तरह से सभी का इक्वल रोल होता है, उसमें हम किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकते। बिना एक ही भागीदारी के भी वह कार्य संभव नहीं है, तो सभी मिलकर जब कार्य करते हैं तभी वह पूर्ण होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे की हाईलाइट देख सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कौन सी है? बानस्थाली विद्यापीठ, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और इसकी रैंकिंग वुमेन्स यूनिवर्सिटी के हिसाब में सेकंड है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ओनली दिस फैक्ट। तो सबके स्वास्थ्य की दिशा में कदम बढ़ा लिए गए। तो आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, जिसमें हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देकर 55 करोड़ लोगों की राहत दी गई। तो हम देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना से 55 करोड़ लोगों को जोड़ा जा सकता है। वहीं जो निजी बीमा कंपनी है उन्हें छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है
उनको भी 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवरेज पर 60 से 65 साल की औसत उम्र के लिए 40,000 सालाना प्रीमियम देना पड़ता है। तो उम्र देख सकते हैं हम कि कितनी रखी गई, 60 से 65 साल रखी गई है भाई। जब हम चिकित्सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरह से चिकित्सा का जो ढांचा है उसको सुधारा जाए, क्योंकि जब हम 61 करोड़ लोगों को सर्विस देने की बात करते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, जिसके माध्यम से इन सुविधाओं को प्रदान किया जाए, ताकि वह चाहे प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, टर्सरी लेवल पर सभी प्रकार के इलाज उन्हें मुहैया कराए जा सके। उसके लिए उसके साथ साथ जो जब हम स्वास्थ्य दर पर खर्च की बात करते हैं जीडीपी में, तो 1.28% है। वहीं जब हम यूएस से कंपेयर करते हैं तो वो 5.67% के आसपास है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो स्वास्थ्य नीति में लक्ष्य रखा गया था 2018 में कि 2.5% का संकल्प लिया गया था, उसको पूर्ण किया जा सके। इसके अलावा जो निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत बुजुर्गों का इलाज कराया जाता है, ये देखने की आवश्यकता है कि क्या वह निजी अस्पतालों द्वारा संभव है या उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और क्या डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि इतने बड़े स्तर पर लोगों को सेवा प्रदान की जा सके। धरती के रेफ्रिजरेटर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हम अंटार्कटिका को अंटार्कटिका में हाल ही में भारत का तीसरा पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है, जो जिसका दायरा जो है 3,000 किलोमीटर का रखा गया है। भारत के 2 रिसर्च सेंटर मैत्री और भारती पहले से ही वहां पर स्थित थे। जब हम तीसरे पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो ये गोवा पोस्टल डिवीजन का हिस्सा रहेगा। उसका पिन NH 1718 होगा, जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर विचार करेगा। यह सभी देशों द्वारा मान्य है कि अंटार्कटिका एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो वहां पर नियमित लोगों को ही जाना या फिर वहां पर रिसर्च करने के लिए अनुमति है, ताकि वह अपने रिसर्च सेंटर के माध्यम से उस चीज का पता लगा सके। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। गोलार्ध का 20% हिस्सा दक्षिण गोलार्ध द्वारा कवर किया जाता है, तब तथा 90% बर्फ दुनिया की यहीं पर मिलती है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि किस तरह से वह बर्फ पिघलती जा रही है। हम पेंगुइन की बात करते हैं तो पेंगुइन यहाँ पर कॉलोनियों के रूप में रहते हैं। कि किस तरह से 56 देश इसमें शामिल है, जिसमें अंटार्कटिका वैज्ञानिक रूप से एक संधि चलाई गई थी कि अंटार्कटिका संधि, जहां संरक्षित क्षेत्र के रूप में से घोषित किया गया था। इसे पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है या फिर जो अन्य परिस्थितियां होती है वह उनको नियमित करता है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है उसका परिवर्तन हमें समुद्र में देखने के लिए मिलेगा, कि समुद्र का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कमजोर पड़ेगा, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जो करंट है, समुद्र में उत्पन्न होने वाले करंट परिवर्तन होगा। जहाँ गर्म करंट होता है वहाँ ठंडा करंट होगा, और जहाँ ठंडा होता है वहाँ गर्म होगा, जिसके कारण पूरे जलवायु परिवर्तन में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ समुद्र के गर्म होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण होती थी उसकी मात्रा में कम होगी, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन और अधिक बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होगी। तो किस तरह से जब हम देखते हैं कि दक्षिण महासागर कार्बन सिंक का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वह कम होता जा रहा है। उसको कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% सोखता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर अरबों टन ताजा पानी बर्फ में मिलकर घुल जाएगा तो वह किसी काम का नहीं रहेगा, जलवायु परिवर्तन का बहुत अधिक कारण बनेगा। नेक्स्ट इज बैम्बू डाइवर्सिफाइंग प्लांटेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बात किया जाए फ्लावरिंग ट्रीज के नाम सब यहाँ पे देख सकते हैं, अम्लटास, गुलमोहर, चंपा, बाउनिया। और अगर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज की बात करें तो हम यहाँ पे जामुन, आंवला ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि कौन से 4 प्लांट्स हैं जो कि बैन हो चुके हैं इंडिया में बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो शुभ अबूल, विलायती कीकर, लंताना, यूकेलिप्टस। तो इनको बोला जाता है कि ये इन्वेसिव स्पीसीज है, इसलिए इनको बैन कर दिया गया है। तो व्हाट आर द गाइडलाइंस टू इम्प्रूव। तो यहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि पोलिनेशन बढ़ सके, इसलिए देन प्लांट्स विच हार्म द एनवायरमेंट, तो उससे रोका जा सके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैम्बू की। तो बैम्बू में अगर हम ऐड करें कुछ पॉइंट्स बैम्बू के रिगार्डिंग, तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है अकॉर्डिंग टू आर्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो। और हम यू कैन ऐड द। इसके अलावा हम देख सकते हैं जरूरत पड़ने पर बैम्बू को हटाया जा सकता है। इसके अंदर बदलाव किए गए थे फॉरेस्ट एक्ट 2006 में। यस, हाँ, 2018 कमेटी में जो। रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग प्लान्स टू रोल आउट भारत स्टेज
7 और केव थर्ड एमिशन नॉर्म्स। तो व्हाट इज हियर स्टैंड केव थर्ड एमिशन? इट मींस कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एमिशन नॉर्म। सो अगर हम बात करें कहाँ से हमने ये इम्बाइब करा है, तो हम बोल सकते हैं यूरो एमिशन से हमने आइडिया लेके भारत स्टेज नॉर्म्स बनाए थे फॉर व्हीकल्स इन इंडिया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी यूरो 7 स्टैंडर्ड्स तक कार के रिगार्डिंग आ चुका है, उसमें बस भी इन्वॉल्व है, बसेस और लॉरीज भी आ जाएंगे 2027 तक उसके अंदर। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हम जो डील कर रहे हैं वो भारत 7 से डील कर रहे हैं, भारत स्टेज 7 से, और यूरो 7 से हमने इसमें तो हम मतलब सेम ऑन पैरेलल लाइंस हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री की बात करते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा इसके ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कोरल टर्न्स वाइट फ्रॉम डेडली ओशन हीट। सो कोरल टर्न्स वाइट, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड इज करंटली एक्सपीरियंस द सेकंड मेजर कोरल ब्लीचिंग इवेंट इन 10 ईयर्स। तो अगर हम पोलर पॉलिप्स की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया टू फ्लोरिडा, एट रिस्क ऑफ डाइंग यहाँ पे ये बताया जा रहा है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे मिलती है? तो अंडमान निकोबार में भी मिल सकती है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिल सकती है। दिव्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये सुंदरबन में मिल सकती है? कोरल कोरल सम में सुंदरबन में मिलते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। नहीं, ये ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें यही एलिमिनेट हुआ था कि वहां पे मैंग्रोव मिलते हैं, कोरल्स नहीं मिलती है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ पे इसकी अमाउंट ज्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/3 या टू थर्ड के अप्रोक्स इन एरियाज में मिलती है। तो जो कोरल ब्लीचिंग की वजह से इम्पैक्ट है वो सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते ओशन ओशन पे, लेकिन जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, चाहे पीपल है, फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कुछ स्पेसिफिक चीजें पे कि कहाँ पे कोरल्स मिलते हैं, लोकेशनल वे में अगर हम बोले तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ही कोरल्स मिल सकते हैं। तो हम यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं कहाँ पे ये मिलती है कोरल्स। देन अगर हम बात करें कि कितना टेम्परेचर में ये सरवाइव कर सकती है, कोरल ब्लीचिंग जैसा इवेंट नहीं होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें सैलिनिटी की, तो जो सैलिनिटी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 27% से 40% सैलिनिटी में ही इजिली सरवाइव कर पाती है। अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो नहीं होती। और मैक्सिमम वाटर की भी एक डेप्थ होती है कि अगर 20 मीटर हुआ तो ही होगा, अगर उससे ज्यादा एक्सिड तो कोरल ब्लीचिंग जैसे इवेंट देखने को मिल सकते हैं, कोरल डाई हो सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन ऐड ये मोर फोर्थ डिटेल्स ऑन इवेंट है। दिस। इस तरह से कोरल ब्लीचिंग का जो अब तक रिकॉर्ड किया गया, फर्स्ट 1998 में देखा गया था, उसके बाद 2010 में, फिर 2016 में, और अब 2024 में। नेक्स्ट इज यहाँ पे 2024 पेरिस ओलंपिक्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो ओलंपिया साइट है वो ग्रीस में है। फ्लेम लाइटनिंग वर्ड यहाँ पे कीवर्ड है, और गेम्स बोला जा रहा है 26 जुलाई से स्टार्ट होगा फ्रेंच कैपिटल में फॉर द समर ओलंपिक्स। तो ये थर्ड टाइम हो रहा है, पहले कब कब हो चुका है यहाँ पे 1900 में, 1924 में। तो वी हैव जस्ट जनरल लुक ऑन दिस स्पोर्ट्स न्यूज। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। तो देखा गया है कि इस तरह से 19 नक्सलवादी को मारा गया है, कि जो कांकेर जिले में 29 नक्सलवादियों को मारा गया है। कांकेर जिले लोकसभा के यहाँ आता है। यहाँ पर जहाँ पहले चरण और दूसरे चरण के तहत इलेक्शन होने हैं, उसमें सुरक्षित प्रबंध करने के लिए बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड के दलों को संयुक्त किया गया है, ताकि पूर्ण रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराया जा सके, और वहां के व्यक्तियों की जो प्रेजेंस है वो इलेक्शन में शो की जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि घटना स्थल पर AK-47 राइफल, SLR राइफल और ईशान राइफल जैसी
बंदूकें और हथियार बरामद हुए, जो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में इस अभियान के तहत खोजे गए हैं। जब हम पूरे जिले की बात करते हैं तो अब तक के कांकेर सहित बस्तर जैसे क्षेत्रों में 89 नक्सलियों को मारा जा चुका है। बस्तर लोकसभा में 29 अप्रैल को आम चुनाव का होने, जो कि पहला मतदान केंद्र है होगा। पहला मतदान पहले चरण में होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से जो ट्राइबल एरियाज में होने वाली घटनाएं हैं, इनका मुख्य कारण हो जाता है कि जो जनजाति है उनको लगता है कि सरकार उनसे उनकी जमीन और अधिकार छीनना चाहती है, जिसके लिए ट्राइब्स और सरकार के बीच में समन्वय करना अनिवार्य है। तो इसका एक माध्यम है चुनाव, जिसके माध्यम से उन्हें जोड़ा जा सके और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी उनकी जमीन को या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उनके अधिकारों की संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से बटालियन कोबरा जैसी अलग अलग बटालियन को तैयार किया जाता ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। हथियार छोड़ो जैसे अभियान चलाए जाते हैं, जिसके तहत 10,000 नक्सलवादियों को अब तक हथियार छोड़ने के लिए मजबूर के आम जीवन धारा में जोड़ा गया है। तो इस तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ड्रोन टैगिंग या फिर अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस चीज को सोल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो पूर्ण रूप से कारगर नहीं है कि किस तरह से नक्सलवाद जैसी समस्या को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। इसका एक कारण यह हो सकता है कि यह बड़े क्षेत्र में फैलती जा रही है। इसको स्थानीय लोगों के साथ इनका जुड़ाव कम किया जाए और एक लिमिटेड क्षेत्र तक इनको संरक्षित सीमित किया जाए, ताकि इनकी संख्या कम हो, आत्मविश्वास कम हो और इन इस तरह की परेशानियों को पूर्ण रूप से सॉल्व किया जा सके। जो इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी दलों को समान अवसर देने का प्रतिबद्ध आयोग। तो निर्वाचन आयोग द्वारा यह कहा गया है कि सभी पार्टी को समान अवसर और सुरक्षा प्रतिबद्ध की जाए। यह इस कारणवश कहा गया है क्योंकि जांच एजेंसियों द्वारा किए गए आरोप और घटनाक्रम को देखते हुए उन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई, ताकि मौजूदा स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में समान अवसर दिया जा सके। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक बता सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग अपनी अहम भूमिका निभाता है सभी दलों को समान अवसर देने में। मत पात्र इस्तेमाल करने के सुझाव पर उच्च न्यायालय ने नकारा। तो हम देखते हैं काफी समय से ईवीएम और जो वीवीपैट के प्रयोग के अलावा पुराने मत पात्र या बैलेट बॉक्स प्रणाली का प्रयोग करने की बात की जा रही थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि इस तरह की प्रणाली को हम नहीं अपना सकते, क्योंकि इसमें बूथ कैप्चरिंग या वोट के बदलाव जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इनसे सुझाव के लिए अनिवार्य है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही प्रयोग किया जाए। तो उससे संबंधित सभी पहलुओं को देखा गया। इसके अलावा जब हम वीवीपैट की बात करते हैं तो था कि किसी भी राज्य के 5% वोटों को वहां पर गिना जाएगा, लेकिन में अब पता चला है कि 5 नहीं, प्रतिशत नहीं, 5 वोटों को गिना जाता है, जो कि प्रतिशत में बहुत ही कम है। तो उसको 50% तक गिनने की रिकमेंडेशन की गई ताकि चुनाव को समान रूप से देखा जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज 100 डे एजेंडा फॉर थर्ड टर्म। तो यहाँ पे बात हो रही है रिवैम्प हाउसिंग स्कीम की इन मोदी 3.0। तो व्हाट वाज इट? तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक अर्बन एक रूरल। तो यहाँ पे कैश ट्रांसपोर्ट को एनहांस करने की बात की जा रही है। और वैसे मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो शायद ये 2016 था, लेकिन रिवैम्प्ड वर्ड इसलिए यूज किया है इसको। और तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होती है जो जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर उस कैटेगरीज की बात करें तो कौन से विच पीपल बेनिफिट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 70 ईयर्स से कम वाले सारे इसके अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें वो 3 लाख पर एनम देता है। और अगर लो इनकम ग्रुप फैमिली की बात करें तो 6 लाख मिलते हैं। और मिडिल इनकम में 6 to 12 लाख आप ले सकते हो, तक का लोन ले सकते हो। और अगर मिडिल इनकम की 12 से 18 लाख पर एनम दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है इसको एक्सेलेट करने की। एनहांस टू अराउंड 2.3 to 2.4 लाख पर हाउसिंग यूनिट। पहले दिया जाता था 1.2 1.3 लाख प्रीवियस स्कीम में। तो इसको एक्सक्लेट करने की बात की गई है यहाँ पे। इसी के अंदर एक और स्कीम आती है क्रेडिट लिंक इन सब्सिडी स्कीम।
फॉर अर्बन पुअर अंडर द प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना के अंदर आती है ये। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो है 6.5% फॉर होम लोन्स, अप टू 6 लाख मिल सकते हैं ईडब्ल्यूएस को। और कारपेट एरिया तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने एरिया तक का वो होता है, जो हम आवास योजना की बात करें 30 to 60 स्क्वायर मीटर की। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस। स्तन कैंसर से 2040 तक हर साल हो सकती है 10 लाख मौतें। तो जब हम देखते हैं कि महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे आम कैंसर में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पाए जाते हैं। वही इस रोग के लिए रखा गया है कि किस तरह से 2020 के अंत तक 5 वर्षों में लगभग 78 लाख महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित है, तो जिसमें से 6,85,000 महिलाओं की मौत हो चुकी है। तो इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु का कारण बन रहे हैं, इसके लिए सिक्किम मॉडल को तैयार किया गया था। किस तरह से उन्होंने स्तन कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाए, उसको अपनाया जा सके, तथा कम या पहली दूसरी स्टेज पर ही इसका जांच की जा सके, ताकि इसकी पूरी जो मेडिसिन प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके और दवाइयाँ प्रदान की जा सके। इसके अलावा वैक्सीन तैयार की गई थी, सर्वावैक। आंचल आप ऐड कर सकते हो इसमें अगर आप करना चाहते हो। अगर हम विश्व की स्तर की बात करें तो 2023 में 23 लाख मामले बढ़कर 2040 तक 30 लाख हो जाएंगे, जो कि लेसेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि इतने बड़े संख्या में आंकड़े बढ़ने का कारण असमानता, वित्तीय बोझ, या फिर इलाज की पूरी प्रक्रिया ना होना, या गुणवत्ता जैसे जो स्वास्थ्य स्तर की गुणवत्ता होनी चाहिए उसका ना होना, या उचित जगह पर जीवन यापन ना होना, जैसी कारणों से इस प्रकार की इतनी बड़ी संख्या में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट समय पोर्टल। तो ये किस चीज के रिगार्डिंग है, तो ये सीबीआईसी से रिलेटेड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस समय पोर्टल, तो ये लिटिगेशन मैनेजमेंट से ये डील करता है फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग। बिकॉज वो टारगेट अपनी अचीव नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए, इसलिए ये पोर्टल बना गया ताकि टाइमली एंट्रीज हो पाए और लिटिगेट हो जाए। तो समय समय की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक एडहेरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइम लाइन्स फॉर यील्डिंग रिजल्ट इन लिटिगेशन। तो ये पीटी में आ सकता है कि समय बट इज किस चीज से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस has signed a record 125 advance pricing agreement in financial year 24 with Indian taxpayers। और ये हम देख सकते हैं कि यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स होते हैं 86 के अराउंड, और बायलेटरल कम है, यानी यूनिलेटरल वन पार्टी करेगी। बायलेटरल यानी मल्टीपल्स होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि टोटल 641 साइन हुए अभी तक, 2012 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ पीटी के फैक्ट्स है डायरेक्टली हम देख सकते हैं। हैप्पी, जैसे कि हमें हमसे ऑलरेडी पूछा जाए डेली किस चीज से रिलेटेड है, चैट जीपीटी किस चीज से रिलेटेड, तो ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैटबॉट्स है। तो सेम हैप्पी भी इसी से रिलेटेड है। और अगर इसका स्पेसिफिक कि इससे होगा क्या, तो यूजर्स इन हेल्थ और वेलनेस कंजर्वेशन कन्वर्सेशन से रिलेटेड है ये। तो ये यूजर्स को एंगेज करेगा फॉर द स्पेसिफिकली टू हेल्थ रिलेटेड। और अगर हम एक और फैक्ट की बात करें रिगार्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी वर्कफोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो हम ये कुछ याद रख सकते हैं फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। हम देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो उस जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। जब हम भारतीय शिक्षा की बात करते हैं तो वह देखी जाती है कि सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक है। वही जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं तो 96 करोड़ विद्यार्थी स्कूल उम्र से अ, के पाए जाते हैं, जिनमें जब हम नामांकित बात करते हैं कि लड़कियों को 13 करोड़ के आसपास और
लड़कों को 14 करोड़ के आसपास की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कि जब हम राष्ट्रीय नमूना सर्वे की बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर 27% और शहरी स्तर पर 48% विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो ट्यूशन और कोचिंग जैसे संस्थान है, इनका कारोबार निरंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं जब हम इनके बाजार की बात करते हैं तो 58,000 करोड़ रुपए का हो गया है। वही 2028 तक जो 1,34,000 करोड़ तक का हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाता है कि निरंतर किस तरह से इनको बढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि इससे ही उनको सफलता मिलेगी और उन्हें भ्रमित किया जाता है। इस प्रकार के कारण सरकार को गाइडलाइन ही जारी करनी पड़ गई कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं दे सकता। लेकिन जब हम स्थिति की बात करते हैं तो अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात 1,27 है। तो ऐसा क्या स्कूली पाठ्यक्रम में शिक्षक में कमी है जिसके कारण उन्हें ट्यूशन लेना पड़ता है? क्या वह कोचिंग में पढ़ा रहे स्टूडेंट्स की तरह शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, वस्तुनिष्ठ है या इतनी दूरदृष्टि नहीं है? तो उसको किस तरह से बदला जाए ताकि विद्यार्थियों के ऊपर पढ़ने वाले और उनके पेरेंट्स के ऊपर पढ़ने वाले इस तरह के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके, जिसके कारण जो बाजारी उदारवाद के कारण शिक्षा ज्ञान से हटकर केवल उदारीवाद या आर्थिक फायदे का जो कारण बन के रह गई, उसको सुधारा जा सके। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान कभी भी मुफ्त नहीं हो सकता, निःशुल्क में नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसको केवल व्यवसायी समझकर ही प्रदान किया जाए, यह भी उचित नहीं है। इससे हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आने वाली जनरेशन में किस तरह की गुणवत्ता या पीढ़ियां हमें देखने या जो मूल्य है, जो नैतिकताएं हैं, वो हमें देखने के लिए मिलेगी तथा उनका उनके चरित्र पर क्या असर पड़ेगा। उसके कारण परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर किए गए थे, जिसके तहत विद्यार्थियों को अपने अनुसार विषय चुनने तथा उनमें पढ़ने की आजादी थी, तथा किस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के परिवर्तन भी देखा था कि दक्ष जैसी प्रणालियां निर्मित की गई, जिसके माध्यम से शिक्षकों को फिर से शिक्षित किया जाएगा, फिर उनके जो पढ़ाने के तरीके उसमें परिवर्तन किया जाएगा ताकि जो आज के संबंधित विषय उनको जोड़ा जा सके। इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी जैसे विषय को इनमें जोड़ा जा सकता है ताकि 21वीं सदी में रहते हुए शिक्षा को निरंतर समतुल्य बनाया जा सके। जब हम आर्ट एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें वैदिक गणित जैसे मूल्यों को अपनाया जा सकता है ताकि जो सोचने समझने की क्षमता है या कौशल क्षमता उसको बढ़ाया जा सके। नंबर्स पर अधिक ध्यान देने के बजाय मनुष्य द्वारा अपनाए विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई नीतियों पर और किस तरह से वो कार्य को करता है, स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाए ताकि आगे जो स्किल्स उसके लिए अनिवार्य है उसको पाया जा सके। मशीन के मेधा के युग में मानवीय मेधा की प्रतियोगिता अब दूसरे मानवों में ना होकर मशीन से हो गई। तो इस प्रकार का जो निरंतर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके और शिक्षा की मशीन प्रणाली शायद सक्षम या सफल बना दे, लेकिन इसको इस तरह से निर्मित करने की आवश्यकता है कि जो गुण, जो मूल्य, जो नैतिकता किसी विद्यार्थी के अंदर होनी अनिवार्य है वो आ सके। उनके अंदर तार्किक सोच के साथ साथ सभी विषयों को और पहलुओं को सोचने की क्षमता विकसित हो सके। वह हर एक छोटी चीजों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना करे। जब हम केंद्रीय संस्थानों की बात करते हैं तो वह सामान्य ज्ञान में बदलाव की बात की जाती है, किस तरह से एनसीईआरटी द्वारा ऑल ओवर इंडिया में एक समान स्तर का पाठ्यक्रम अपनाने की तथा पुस्तक अपनाने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से समानता आएगी। तो इस प्रकार के सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं सर्व भवन्तु सुखन्ते है, जो एक दर्शन नहीं, जब वाणिज्य ज्ञान और सत्य के एकाकार को ही चुनौती देता है तथा संतोष विश को भी। जब हम शिक्षा और आर्थिक गतियों की बात करते हैं तो है संबंधित है, सामाजिक मान्यता पहले से ही है, लेकिन कोचिंग और ट्यूशन तो इतना अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता कि वह इस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करे, और ना ही इसे इतना ज्यादा नजरअंदाज किया जा सकता है कि स्कूलीकरण और शिक्षा का पूरे मायने ही बदल जाए, उनके निर्णय ही खत्म हो जाए और बस रट्टा प्रणाली या फिर एक सुनिश्चित या बहुत सुंदर आगामी चित्रण या फिर विज्ञापन दिखाकर छात्रों को भ्रमित किया जा सके। स्वाभिमानी मनुष्य मर मिट सकता है पर किसी के सामने दीन नहीं बनता। आग बुझ भले जाए पर वह जीवित रहते वह ठंडी नहीं होती। तो यहाँ स्वाभिमान की बात की गई, किस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट का होना अनिवार्य है, उसके बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवित नहीं रह सकता या अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंशरकारी।